हेलो स्टूडेंट, बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा विद सोनू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन के अंतर्गत हम डिजाइनिंग के बारे में जानेंगे। यूनिट 2 जो एलएसएम लिमिट स्टिक मेथड में हमें जो डिजाइनिंग करने होते हैं, सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन का डिजाइनिंग आज यहाँ पर हम जानेंगे। आज हम सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन का डिजाइनिंग जानेंगे। जो आपका ये रेक्टेंगुलर रहेगा उसका डिजाइनिंग आज हम इस सेशन में जानेंगे कि कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको जानने होंगे। उस स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन का रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका आप डिजाइन कर सकते हैं। इसमें आपका दो केस राइज होता है स्टूडेंट। पहला केस एयर राइज होता है कि जब अभी आपसे डिजाइनिंग पूछेगा उसमें या तो आपको एरिया ऑफ स्टील दिया रहेगा। देखिए, दो केसेस राइज होते हैं डिजाइनिंग के केस में। पहला केस होता है कि या तो आपको एरिया ऑफ स्टील दिया रहेगा और बोलेगा डायमेंशन को कैलकुलेट कीजिए। फिर सॉरी, देखिए यहाँ पर समझिए, वैसे आप फंस जाएगा। क्या डिजाइनिंग के केस में दो मतलब केस राइज होता है। आपसे कोई एक केस का डिजाइनिंग पूछेगा। पहला केस ये होता है कि आपको सेक्शन का साइज नहीं दिया रहेगा और AST निकालना रहेगा। मतलब उस सेक्शन में, रेक्टेंगुलर सेक्शन में कितना हमें एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट है उसको आपको कैलकुलेटेड करना रहेगा। आपका डायमेंशन दिया रहेगा, पहला केस। दूसरा केस यह राइज होता है कि आपको ना तो सेक्शन का साइज दिया है और ना ही आपको एरिया ऑफ स्टील दिया है। यानी कि सेक्शन का साइज भी आपको कैलकुलेट करने हैं और एरिया ऑफ स्टील भी कैलकुलेट करने हैं। दो केसेस हैं आपके डिजाइनिंग में। पहला केस है कि आपको एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना, आपको डायमेंशन दिया हुआ है। दूसरा केसेस है दोनों नहीं दिया हुआ, नथिंग दिए हुए हैं, एरिया ऑफ स्टील एंड डायमेंशन दोनों कैलकुलेटेड करने हैं। तो आज हम यहाँ केस 1 जानेंगे, उसका स्टेप जानेंगे, उसके बाद हम उसका डिजाइनिंग के न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहला केस हम चलते हैं कि सेक्शन का साइज आपको दिया रहेगा और एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट करना है। यानी जो आपका ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसका डायमेंशन दिया हुआ है, बी और इफेक्टिव डेप्थ दोनों दिया हुआ है। इसमें आपको एरिया ऑफ स्टील यहाँ पर कितना नंबर्स ऑफ रड और कितना एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट है उसका आपको कैलकुलेटेड करने होंगे। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप जानते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम चलेंगे, एक सेकेंड, स्टेप फर्स्ट में चलेंगे कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन गिवन डेट लिख लेना होंगे। उसके बाद स्टेप 1 में चलेंगे कि फैक्टर या अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना। यानी यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो होगा मेरा, बेंडिंग मोमेंट को कैसा अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना है। स्टेप 1 में हमको अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना है या फैक्टर बेंडिंग मोमेंट, दोनों सेम होता है। समझिए, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट या फैक्टर बेंडिंग मोमेंट दोनों ही इक्वल होते हैं। इस केसेस में हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा तो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोला मल्टीप्लाई पार्शियली फैक्टर। पार्शियली फैक्टर यानी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? क्योंकि सर्विस लोड को और वर्किंग लोड मतलब होता है डेट लोड विच इज द वर्किंग, मतलब वर्किंग के टाइम जो लोड आ रहा है उसको ही बोलते हैं वर्किंग लोड। सपोज आपका एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर में मान लीजिए कैपेसिटी है 50 टन लोड कैरी करने का, वो आपका वर्किंग कैपेसिटी हो गया। लेकिन कोई भी इंजीनियर क्या करता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके जाता है। जैसे सपोज इसका बेस्ट एग्जांपल देखें तो लिफ्ट होता है। लिफ्ट के ऊपर लिखा रहता है कि 50% 1 चांस, मतलब एक चांस में 50% ही जाएंगे। तो क्या डिजाइनिंग किया रहता है एक 50% के नहीं, वो जानता है इंजीनियर। जैसे आप इंजीनियर बने, हम इंजीनियर हैं, तो वो जानता है इंजीनियर क्या कि मनुष्य इतना बिस्खोपड़ा होता है, इतना पागल होता है कि 50% लिखा है तो कहेगा कि चल ज्योति से देखा जाए तो का यही सोचता है। यानी कि 100 आदमी 65 आदमी इतना लोड हो जाएगा तो वो कैपेसिटी जो है 1.5 ज़्यादा ले लिया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग कि भविष्य में वो सेफ रहेगा। तो वही 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, वर्किंग लोड में। या तो यहाँ पर दिख रहा होगा वर्किंग लोड या सर्विस लोड। वर्किंग लोड या सर्विस लोड क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, तो आपको अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकालना है, जिसके लिए आप पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी से 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 में कहता है कि कैलकुलेट एमयू लिमिट करना है। जिस तरह से आप एनालिसिस की वीडियो देखिए, सबसे पहले आप एनालिसिस की वीडियो देखिएगा। एनालिसिस की वीडियो में बहुत ही ऐसे समझाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो हाँ देखिए पढ़ने का मजा तब आता है, आराम से पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले निकालना होगा मूवमेंट यानी कि अल्टीमेट लिमिटिंग डेप्थ।
मूवमेंट का एमयू लिमिट निकालना होगा, अल्टीमेट लिमिट इन डेप्थ कहाँ तक जाता है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका क्यू बी डी स्क्वायर। क्यू बी डी स्क्वायर होता है, आपको बी तो पता है, ए होता है, डी पता है, आपका इफेक्टिव डेप्थ होता है। इफेक्टिव डेप्थ क्या है, तो रेनफोर्समेंट के सेंटर टू सेंटर से टॉप तक डिस्टेंस, सेंटर और टॉप के डिस्टेंस को इफेक्टिव डी बोलते हैं, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, वह हो गया। तो आपको इसमें एक ही अननोन रह गया क्यू। क्यू क्या, तो क्यू बराबर फॉर्मूला होता है 0.4। देखिए ये जो मेन फार्मूला हुआ एफ सी के, यहाँ पर ग्रेड होता है, यानी कि बोले तो एफ वाई के अकॉर्डिंग ये चेंज करते रहता है। अगर आपका 250 है तो ये फार्मूला होगा 0.148 एफ सी के, अगर आपका 415 है तो 0.138 एफ सी के, अगर आपका 500 है तो 0.133 एफ सी के। जिस तरह से आपका एक्सपी लिमिट में रहते हैं 0.53 एफ 250 के लिए 0.48 था, एफ 415 के लिए 500 के लिए था 0.46। उसी तरह से आपका यहाँ पर क्यू का वैल्यू देता है एफ सी के क्या है, तो कैरेक्टर स्टेटिस ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का कैरेक्टर स्टेटिक यानी कंक्रीट का कैरेक्टर स्टेटिक होता है। इस तरह से आपका एमयू लिमिट निकल गया। तो इस तरह से आपका स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 3 में क्या करता है, स्टेप नंबर 3 में कुछ भी नहीं करना। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, दोनों में कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन करने का मतलब कि दोनों को देखेंगे कि दोनों में एमयू लिमिट या मेरा जो एमयू लिमिट आया है और जो बेंडिंग मोमेंट से अल्टीमेट लिमिट आए हैं, एमयू लिमिट और बी एम यू मतलब जो आपकी अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है, उनको क्या करना है, यहाँ पर कंपेरिजन करना है आपको। तो कंपेरिजन करने के लिए आपका जो अल्टीमेट लोड आया है उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करेंगे, देखिए कंपेरिजन यहाँ पर कैसे करेंगे। अगर बेंडिंग मोमेंट मेरा लेस देन आता है किससे, तो बेंडिंग मोमेंट एमयू लिमिट से, मतलब जो आपका अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है वह एमयू लिमिट से लेस देन आता है, तो वहाँ पर सिंगली रेनफोर्समेंट डिजाइन जरूरी है। मतलब आपका जो बेंडिंग मोमेंट है अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट से लेस देन आता है, तो आपको वहाँ अगर देखिए स्टेप नंबर आराम से समझिए, यहाँ पर लिख देते हैं, मार्कर यहाँ पर देखिए। स्टेप नंबर 3 में हम क्या चलते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम कंपेरिजन करते हैं। क्या कंपेरिजन करते हैं कि जो मेरा देखिए यहाँ पर 2 केसेस आ जाता है कि अगर मेरा बेंडिंग अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा हो जाए किससे, तो मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट से है, या तो मेरा जो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है वह लेस देन हो जाए एमयू लिमिट से, तब क्या क्या केसेस राइज होता है इसके बारे में यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में कंपेरिजन करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में बोलता है कि अगर बेंडिंग मोमेंट आपका ज़्यादा हो जाए मोमेंट अल्टीमेट से, तो यहाँ पर जो होता है वह डबली रेनफोर्समेंट करना पड़ता है। यहाँ पर जो होता है वह डबली रेनफोर्समेंट करना पड़ता है, डबली रेनफोर्समेंट। अब इस केस में आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता है। और अगर आपका बेंडिंग मोमेंट जो है एमयू लिमिट से मतलब बेंडिंग मोमेंट लेस देन है एमयू लिमिट से, तब आपका जो है वह सिंगली रेनफोर्स डिजाइन करना होता है। सिंगली रेनफोर्स डिजाइन जरूरी है, और इस केस में भी अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता है आपका। देखिए जो डबली रेनफोर्स डिजाइनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में जानिए। यहाँ पर हम समझते हैं पहले सिंगली क्या बोला, पढ़ने को बोला है ना, पढ़ लेते हैं। यानी देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या करें, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकाले, बी एम यू निकाले, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट फैक्टर लोड जिसको बोलते हो उससे मल्टीप्लाई किए फैक्टर पार्शियली शिफ्ट से। स्टेप नंबर 2 में क्या किए, एमयू लिमिट निकाले। स्टेप नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, हम कंपेरिजन कर रहे हैं। अगर आपका जो बेंडिंग अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है एमयू लिमिट ज़्यादा हो जाए इससे, यानी कि ये लेस देन हो जाए, ये ग्रेटर देन हो जाए, तो आपका सिंगली रेनफोर्स डिजाइन करना है, जो आपका सेक्शन अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। उस तरह से अगर बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा हो जाए एमयू लिमिट से, तब आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर ओवर रेनफोर्स सेक्शन का डिजाइनिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है हमें ओवर रेनफोर्स सेक्शन का डिजाइनिंग करना पड़ेगा, इक्वल का सीन लगा दीजिए। यानी स्टेप नंबर 3 तक हम समझ चुके हैं। वह स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में अब हम क्या करें, यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में हम एमयू लिमिट निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट जो आपका मान लीजिए जो आपका ज़्यादा हो जाए, एमयू लिमिट ज़्यादा हो या तो बी एम यू ज़्यादा हो, वो तो हम कंपेरिजन कर लेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वो देखिए इस स्टेप में क्या करें, जब मेरा ए ज़्यादा है तो इस ज़्यादा को हम क्या करेंगे, एमयू लिमिट बराबर हम एक फार्मूला जानते हैं, यानी कि बेंडिंग मोमेंट बराबर एक फार्मूला हम जानते हैं। तो वो कौन सा फार्मूला है, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जानेंगे एमयू लिमिट। एमयू लिमिट बराबर एक फार्मूला होता है
क्या होता है 0.136 या तो 0.36, यानी कि केसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होता है। तो हम देखिए आराम से पढ़ेंगे। हमको यहाँ पर डबली का डिजाइनिंग नहीं करना है, टॉपिक में ही डाला हुआ है आपको सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन का डिजाइन करना है। तो सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन में आपका अंडर आता है, तो अंडर के केस में हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में इसको मजबूत करते हैं। तो ये जो होता है 0.36 FCK बी होता है, 0.36 FCK बी इंटू में XU होता है, XU होता है, फिर उसके बाद D माइनस 0.42 XU। यही फॉर्मूला होता है। एमयू लिमिट का फॉर्मूला होता है 0.36 FCK बी इंटू XU D माइनस 0.42 XU। इस केस से आपको क्या फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए आपका जो एमयू लिमिट है, आराम से समझिए, यहाँ से आपका स्टेप नंबर सेकेंड से आपका एमयू लिमिट ज्ञात हो जाएगा, स्टेप नंबर सेकेंड से आपका एमयू लिमिट ज्ञात हो जाएगा। यानी ए आपका क्या है, नोन है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो भी क्या है, नोन है। ये भी आपका क्या है, नोन है। और डी इफेक्टिव डेप्थ भी नोन है, क्योंकि हम इसी का केसेस पढ़ रहे हैं कि सेक्शन का साइज आपको दिया रहेगा, एरिया ऑफ स्ट्रेस सिर्फ हमको कैलकुलेट करना है, ये सिर्फ हमको अननोन है। तो इससे क्या हो जाएगा मेरा, इससे XU ज्ञात हो जाएगा कि आपका XU क्या है। इससे क्या होगा, XU ज्ञात हो जाएगा, यानी कि आपको एमयू लिमिट तो पता हो गया है। चाहे आपका डिजाइनिंग सिंगली या कर रहे हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से लीजिए, टेंशन स्ट्रेंथ से लीजिए, यानी टेंसाइल देने से उसको मूवमेंट लीजिए या तो कंप्रेसिव देने से मूवमेंट लीजिए, मूवमेंट किधर से भी लीजिए, सिर्फ मेरा एम पर्पस होता है कि XU को ज्ञात करना, यानी कि नेचुरल एक्सिस का जो डेप्थ होता है उसको ज्ञात करना मेरा एम पर्पस होता है। तो यहाँ से हम XU को कैलकुलेट करेंगे। अब चलते हैं, इस तरह से हम चलेंगे। अब हमको यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील ज्ञात करना हो, तो एरिया ऑफ स्टील ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। सो देखिए एरिया ऑफ स्टील ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, देखिए सारा का सारा डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है एलाइसिस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। एलाइसिस में क्या किए थे, कंप्रेसिव बराबर टेंसाइल डाले थे, कंप्रेसिव के जगह टेंसाइल डाले थे, बाकी सब नोन है। बाकी तो इसमें AST कैलकुलेटेड हो जाएगा। सारा का सारा स्टेप थर्ड में ही चल रहा है। स्टेप फर्स्ट में क्या किया, फिर अल्टीमेट बेंडिंग में निकाला, स्टेप 2 में एमयू लिमिट निकाला, स्टेप 3 में कंपेरिजन किया, उससे सेक्शन का सेटिस्फाई किया, सेक्शन का सिलेक्शन किया। उसके बाद क्या किया, उस स्टेप नंबर 3 में हम XU निकाले। अब स्टेप नंबर 4 में हम AST निकालेंगे। AST कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम अभी पोस्टपोन करेगा, इसमें टेंशन मत कीजिए। ये सब जो वोटिंग चल रहा है ना, एग्जाम का क्या फालतू का चलता है। हमारा बात SPT सुनेगा, SPT खुद सुनेगा। बात कर तब सुनता है जब आप आंदोलन कीजिए, SPT बोर्ड को घेराव कीजिए, ये सब क्या होता है। अब ये सब क्या होता है, बहुत सारे चैनल वाले क्या करें, यूट्यूबर नए यूट्यूबर बने तो ये सब फालतू का वोटिंग करवा रहे हैं। सॉरी, क्या ऐसी चीज़, देखिए मेरा कोई का मनोबल गिराने का नहीं है, ठीक है, वो अपना काम कर रहे करने दीजिए, लेकिन बात बोलते हैं आप लोग स्टूडेंट है, ऐसा तो फालतू पढ़ाने मत पड़िए। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, अब हमको एम पर्पस है AST को कैलकुलेट करना। क्यों, देखिए मेरा जो एम पर्पस था क्या था बताइए आप लोग, AST ही कैलकुलेट करना था, जो कि स्टेप नंबर 3 में चल रहा है। AST कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि जो मेरा कैलकुलेशन AST है वो सेटिस्फाई है कि नहीं। तो AST कैलकुलेट करने के लिए हम कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन जानते हैं। अब कंप्रेशन और क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये मेरा मान लीजिए एक सेक्शन है, सेक्शन का नेचुरल एक्सिस है, एक कंप्रेशन जो है, एक टेंशन जो है, ठीक है। एक टेंशन जो है तो टोटल फोर्स बराबर इक्वल करते हैं टोटल टेंशन फोर्स इक्वल टोटल कंप्रेशन फोर्स इक्वल करते हैं टोटल टेंशन फोर्स टोटल कंप्रेशन फोर्स इक्वल करते हैं। तो फोर्स के लिए हम क्या चाहिए, स्ट्रेस और एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका जो स्ट्रेस होता है वो होता है 0.36 FCK स्ट्रेट होता है। उसी तरह से इसका स्ट्रेस टेंशन का जो होता है 0.87 FY होता है। इसका जो एरिया होता है स्टील का वो ST होता है। इसका जो एरिया होता है वो B इंटू में D होता है, B इंटू में D 0.36 FCK B इंटू में एरिया की बात करें तो XU होता है। उसी तरह से 0.42 D माइनस 0.42 XU होता है। इस तरह से यहाँ पर इक्वल करेंगे तो 0.36 FCK हो जाएगा मेरा B इंटू में XU D माइनस 0.42 XU हो जाएगा। टेंशन का जगह 0.87 FY AST हो जाएगा। इससे हमको AST कैलकुलेट करना होगा। तो AST की जगह क्या हो जाएगा 0.36 FCK B इंटू में XU हो जाएगा और D माइनस 0.42 XU हो जाएगा। अपन में क्या हो जाएगा 0.87 FY हो जाएगा।
अब हमें यहाँ पर क्या क्या नोन है इस बात को हम जान लेते हैं। आपको FCK नोन है, बी भी नोन है, एक्सयू तो यहाँ से कैलकुलेट होगा, पिछले बताए थे एसयू निकालने के लिए, तो एक्सयू कैलकुलेट होगा मूवमेंट ऑफ लिमिटिंग मूवमेंट से। इस तरह से आपका सारा का सारा इसमें नोन है, तो AST यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब AST कैलकुलेट हो गया तो स्टेप नंबर 4 में अब इसको चेक करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, तुरंत जस्ट आते हैं। देखिए अब स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ जो AST आया है उसको मिनिमम AST निकालेंगे कि जो AST हम निकालेंगे वो मिनिमम AST से ज़्यादा है कि नहीं। तो स्टेप नंबर 4 में हम चेक करेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 0.8 से, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है मेरा चेक करने के लिए जो होता है AST मिनिमम अपॉन में जो होता है, देखिए समझिए इसको फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, देख के रटने से अच्छा कि समझिए। देखिए हमको स्टील का चेक करना है कि एरिया निकालने के लिए यहाँ पर तो कुछ भी नोन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम लिख रहे हैं जब AST मिनिमम लिख रहे हैं, इसको कैसे लिख रहे हैं। सो देखिए यहाँ पर जो है मान लीजिए एक ट्रेंगल, एक मतलब रेक्टेंगल बना है ABCD, इस तरह से ABCD बना है, उसको सेक्शन के बीच से डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं ABCD, EF लिखते हैं, क्या लिखते हैं, EF लिखते हैं। इसका टेंशन का जो एरिया लिखते हैं वो AST मिनिमम हो जाता है। मान लीजिए टेंशन का एरिया यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो अगर हम सिमिलर ट्रेंगल से चलते हैं, सिमिलर रेक्टेंगल से चलते हैं, तो मेरा AST मिनिमम होता है। और एरिया यहाँ पर क्या था, स्टील का एरिया जो है वो B इंटू में D, एरिया ऑफ स्टील जो है B इंटू में D है, इतना होना चाहिए 0.85 अपॉन में FY। देखिए जिनको भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है आप फॉर्मूला इस बार देख लीजिए कि कुछ भी नहीं, आराम से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं है। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, AST मिनिमम अपॉन में BD ज़्यादा होना चाहिए 0.85 FY से। AST मिनिमम जो है वह इससे ज़्यादा होना चाहिए, AST मिनिमम इससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, AST मिनिमम कैलकुलेट करना है आपसे। यहाँ पर इक्वल का सिंबल होता है, तो इससे आपको क्या करना है, इससे आपको AST मिनिमम कैलकुलेट करना है। AST मिनिमम जब आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप नंबर हम चलते हैं। आप स्टेप नंबर किस में, यह था स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 में हम चलते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे। स्टेप नंबर 5 चेक करेंगे क्या कि जो मेरा AST मिनिमम आया है वह लेस देन होना चाहिए AST से। मतलब आपको जितना AST आया है वो मिनिमम AST से ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए मिनिमम AST आपका 500 आया है, तो AST जो है वह ज़्यादा आना चाहिए जो पिछला AST आया था, कॉम्प्रेशन इक्वल 10 से होना चाहिए। इस तरह से आपका जो है स्टेप डिजाइनिंग सिमिलर रेनफोर्समेंट के केस नंबर 1 जो इस सेक्शन का सही दिया है, AST कैलकुलेट करना है। इस तरह से आपका हो गया, मेन पर्पज था मेरा AST निकलना, उसके बाद चेक कर लिए। इस तरह से आपका डिजाइनिंग का स्टेप एंड हो गया। अब हम चलते हैं इस पर न्यूमेरिकल की ओर, तो आप इसको जल्दी नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। चलते अब हम प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम क्या करता है,
प्रॉब्लम करता है कि आपका एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है, उसका डायमेंशन भी दिया हुआ है, आपको AST कैलकुलेट करना है, डिजाइनिंग करना है। देखिए आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है कि यह जो आपका है वह एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया गया है, यह आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका डायमेंशन पूरा का डेप्थ अगर बात करें तो 750 350, मतलब ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका डेप्थ जो है वह 750 दिया हुआ है, दिख रहा है ना आप लोगों का। चलिए ये पूरा का पूरा डेप्थ जो मेरा 750 दिया गया है, यह जो है वह 350 दिया गया है, यह 350 दिया गया। उसके बाद बोलता है कि ओवरऑल साइज इतना दिया गया सब्जेक्टेड टू लोड लाइव लोड। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखते हैं गिवन डेट, उसके बाद स्टेप चलते हैं। गिवन डेट में क्या दिया गया है, आपको लाइव लोड दिया गया है। और लाइव लोड कितना है, लाइव लोड जो है वह है आपका 30 किलोमीटर पर मीटर, 1 मीटर पे 30 किलोमीटर का लोड डाल रहा है। उसके बाद जो इफेक्टिव स्लैब का सिंपली सपोर्टेड का स्पॉन एल दिया गया, आपका 6 मीटर एल दिया गया है। उसके बाद बोलता है इफेक्टिव कवर जो है यानी कि डीडेस जो कवर है वो आपको दिया गया 50 mm का, 50 mm का इफेक्टिव डेप्थ कवर दिया गया है। M30 और FE 415 यूज करना है, M30 और FE जो है वह 415 यूज करना है। आपको टोटल इतना डायमेंशन, इतना टोटल आपको गिवन डाटा है जिसमें आपको AST निकालना है। AST क्या करना है, फालूदा करना है, AST को निकालना है। इफेक्टिव डेप्थ का मतलब होता है कि रेनफोर्समेंट के सेंटर से बॉटम तक डेप्थ को इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। उसी तरह से टॉप का डेप्थ होता है, तो इस तरह से डब्ल्यू में पढ़ेंगे। सिंगली में सिर्फ इतना जानेंगे कि जो इफेक्टिव डेप्थ इसका होगा वह रेनफोर्समेंट के सेंटर से बॉटम के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, इफेक्टिव डेप्थ, जो कि आपका 50 mm दिया गया है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो डायमेंशन है वो टोटल डेप्थ है, यानी कि यह जो है कैपिटल डी है, तो स्मॉल डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 750 में से 50 को माइनस करेंगे तो मेरा 700 इफेक्टिव डेप्थ आ गया। और आपका जो बी है वह 350 दिया गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसी तरह से स्टेप में चलते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में हम ये सबसे पहले अब टोटल लोड को हम कैलकुलेटेड करेंगे कि इसमें टोटल लोड कितना लग रहा है। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम टोटल लोड को कैलकुलेटेड करेंगे तो आपको टोटल लोड जो लग रहा है और लाइव लोड जो दे रहा है वह 30 किलोमीटर पर मीटर दे रहा है। लाइव लोड 30 किलोमीटर पर मीटर दे रहा है। अब दूसरा जो लोड लगता है यह स्ट्रक्चर है, तो ये सबसे पहले हम क्या निकालना, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें टोटल लोड पता होना चाहिए कि वर्किंग लोड और सर्विस लोड में मल्टीप्लाई होता है। तो टोटल लोड हमें नोन होना चाहिए। टोटल लोड इसका निकालेंगे जिसमें आपका स्ट्रक्चर का लाइव लोड दे दिया, मतलब वैसा लोड जिसपे अभी आ रहा है, चल रहा है। अब अगला निकालेंगे इसका डेड लोड कितना स्ट्रक्चर का, तो डेड लोड स्ट्रक्चर का नहीं दिया रहेगा तो आप मान लेंगे क्या 30 किलोमीटर पर मीटर। डेड लोड स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं दिया गया तो आप मान लीजिएगा 30 किलोमीटर पर मीटर। क्या कीजिएगा, 30 किलोमीटर पर मीटर आप एज्यूम कर लीजिएगा, इसको एज्यूम कर लीजिएगा, इसको एज्यूम कर लेंगे हम। एज्यूम क्या मतलब होता है, लेकिन हम लिख देते हैं एज्यूम के लिए 30 किलोमीटर पर मीटर। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम टोटल लोड निकालेंगे। टोटल लोड कितना होगा, 30 + 30 हो जाएगा। टोटल लोड जो आपका होगा वो 30 + 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गलत हो गया, क्या बताते हैं, यहाँ पर 30 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। डेड लोड में अगर 30 किलोमीटर मानते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको 6.56 मान लेंगे, 6.56 मान लेंगे। देखिए बात आता है कि 6.65 मान लेंगे डेड लोड, तो ये मान सकते हैं आप या न भी मान सकते हैं। स्ट्रक्चर पे केवल लाइव लोड दिया है तो आप लाइव लोड के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप डेड लोड निकाल देते हैं तो और बेटर रहेगा। जैसे देखिए कोई भी सेक्शन है उस पर अभी जो लोड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर डिजाइन कर दे तो ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग और भी डिजाइन कर सकते हैं कि सेक्शन पे लोड भी आ रहा है और सेक्शन का खुद लोड कितना है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करें तो वो और बेटर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेड लोड को भी ले लेते हैं। अगर आपका मन होगा तो आप डेड लोड लीजिएगा, नहीं भी लीजिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं इट्स नॉट वैलिड, यहाँ पर लिखते हैं इट्स नॉट नेसेसरी, लिख देते हैं बगल में इट नॉट नेसेसरी, यह कोई ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी। तो टोटल लोड जो आ जाएगा 6.56 आ जाएगा। इस तरह से आपका जो टोटल लोड आएगा 36.56 किलो न्यूटन पर मीटर टोटल लोड आ जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट में। यहाँ तक आपका था कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको आपको कैलकुलेट करना था। अब स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं, हमको अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए टोटल लोड कितना आया है तो 36.56 उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, कैसियो को तैयार कर लीजिए और यहाँ पर 36 पॉइंट आराम से पढ़ेंगे 56 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 54.84 देता है, 54.84 देता है किलो न्यूटन मीटर। आपका स्टेप नंबर 2 इस तरह से कंप्लीट हो गया, सॉरी 1 हो गया कंप्लीट। अब स्टेप नंबर सेकेंड में क्या करता है, स्टेप नंबर सेकेंड में कहता है कि आपको एमयू लिमिट को कैलकुलेट करने हैं। एमयू लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करता है कि एमयू लिमिट की जगह फॉर्मूला लिखाए थे आपको Q इंटू बी टी स्क्वायर होता है। इसमें आपको Q के जगह फाइंड आउट करना है। Q आपका ग्रेड कितना है, 415 है। तो 415 के लिए आप क्या लीजिएगा, आप 415 के लिए क्या लीजिएगा, आप 415 के लिए क्या लिखवाए थे, 415 के लिए लिखवाए थे, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, 415 के लिए 0.138 FCK होता है, 0.138 FCK Q होता है। तो 0.138 FCK यहाँ पर रख देंगे तो Q का जगह 0.138 हो जाएगा। आपका FCK यहाँ पर 30 दिया है, 30 हो जाएगा। B आपका 350 है और D आपका 700 है। 700 के स्क्वायर करेंगे तो एमयू लिमिट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका टोटल लोड आया है वो 36.56 किलो न्यूटन पर मीटर टोटल लोड आया है। इस तरह से अगर आपको मिड स्पॉन में बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, देखिए यह एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसपे लाइव लोड भी आ रहा है और डेड लोड भी आ जा रहा है। यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट में समझते हैं, सॉरी स्टेप नंबर फर्स्ट में नहीं, लोड को कैलकुलेट करते हैं तो समझते हैं। देखिएगा क्योंकि आप बहुत माइनस पॉइंट है, लाइव लोड आ रहा है, इस पर डेड लोड आ रहा है, मतलब उस पर स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है और स्ट्रक्चर का खुद लोड जो है वह कहाँ पर लाइज करेगा उसके अकॉर्डिंग इसमें डिजाइनिंग कर देंगे। तो इसमें जो डिजाइनिंग करेंगे तो आपका जो होगा वो टोटल तो इतना आया था। देखिए आप टोटल जो आया था वह इतना आया था। अगर हम इसको क्या करें, अल्टीमेट टोटल लोड को यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम टोटल लोड इंटू एल स्क्वायर अपॉन में 8 कर दे तो यह मिड पॉइंट पे लोड लग जाएगा कि यहाँ पर मिड पॉइंट पे लगेगा। तो मिड पॉइंट पे जब लगेगा तो आपका जो लेंथ है वह 6 के स्क्वायर है तो अपॉन में 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आएगा वो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो मिड वो भी सही था, उस तरह से भी डिजाइनिंग करेंगे, लेकिन अगर मिड पे हम लोड लगा देते हैं तो मिड पे मेरा ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर करे थे, इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे ना, तो उस तरह से भी करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि उस तरह से भी करेंगे, कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला आपको नहीं है। अगर फिर भी आप मतलब चाहते हैं कि ज़्यादा बेटर करें तो ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम टोटल लोड कितना आया था, टोटल बेंडिंग मोमेंट आया था इतना आया था। तो इसको क्या करेंगे, अब 1 यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब बेंडिंग मोमेंट निकालना है, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करने होंगे टोटल लोड में। टोटल लोड इतना आया था 36.56, ये हो गया। आपको 6 के स्क्वायर करने पड़ेंगे, उसके बाद 8 हो जाएगा। इस तरह से आपका टोटल बेंडिंग मोमेंट कितना था उसको देखते हैं। 1.5 गुने 36.56 गुने 6 के स्क्वायर अपॉन में 8। इस तरह से आपका जो आता है वो 246.78 आता है, 246.78 किलो न्यूटन मीटर आता है। यानी कि हम कुछ भी नहीं किए सेक्शन में, क्या किए, सबसे पहले गिवन डाटा लिखे, उस तरह से हम लाइव लोड था, लाइव लोड ले लिए, डेड लोड को अपने से जूम कर लिए, जो कि जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी हम उसको सेव कर रहे हैं इसलिए जूम कर लिए। तो टोटल लोड इस तरह से मेरा इतना आया है। तो हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना हो तो हम बताए थे वो कि बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलता है, तो वर्किंग लोड गुने पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वर्किंग लोड निकालने के लिए
कहाँ पर लोड मेरा राइज कर रहा है उसके लिए हम सेंटर पे निकाल लिए। तो मेरा तो एक्चुअली यहीं तक था लोड निकालने का पर्पस, लेकिन इसको सर्विस बनाने के लिए, वर्किंग बनाने के लिए इसको मिड स्पॉन पे लोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड स्पॉन पे इस तरह से कैलकुलेट कर लिए। इस तरह से मेरा जो लोड बेंडिंग अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट आया 246.78 किलोमीटर आया। अब स्टेप नंबर सेकेंड में क्या किया, हम एमयू लिमिट निकाले। एमयू लिमिट के लिए हम फॉर्मूला बताए थे आपको, Q इंटू बी डी स्क्वायर। क्यू आपका ग्रेड पर डिपेंड करता है, ग्रेड आपका 415 है, इसके लिए 0.138 FCK होगा। 0.13 FCK आपका 30 दिया है, बी आपका 350 है, इफेक्टिव डेट आया था यहाँ पर 700 आया था। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कितना आएंगे वो देखते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा फिर से, लेकिन फिर भी हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। तो 350 इंटू में 700 के स्क्वायर आपका आता है कितना, 71 पॉइंट समथिंग 710.10 आता है, यानी 710.01 किलो न्यूटन मीटर आता है एमयू लिमिट। इस तरह से आपका एमयू लिमिट आ गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, कैलकुलेट मतलब कंपेरिजन करेंगे कि सेक्शन मेरा सिंगली रेनफोर्स डिजाइन करना है कि सेक्शन को डबल रेनफोर्स डिजाइन करना। अगर इस स्टेप में, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इस केस के अकॉर्डिंग अगर आपका डबल रेनफोर्स में आता है तो यहाँ पर लिख दें इट्स नॉट पॉसिबल। जब हम आपका डबल, देखिए यहाँ पर ये मतलब नहीं है पॉसिबल है, पॉसिबल, लेकिन इस केस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आपका डबल रेनफोर्स का डिजाइनिंग बताएंगे उस समय यह पॉसिबल है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम उसका कंपेरिजन करते हैं। देखिए एमयू लिमिट इतना आ गया हो। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम कंपेरिजन करते हैं कि मेरा जो एमयू लिमिट है वह ज़्यादा है कि कम है। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में देखिए आराम से पढ़ेंगे। बी यू एमयू लिमिट जो है 246 है, यहाँ पर आपको 710 है, यानी आपका जो है वह एमयू लिमिट ज़्यादा है बी एमयू से। एमयू लिमिट ज़्यादा है आपका बी एमयू से। तो सेक्शन यहाँ पर क्या है, सिंगली रेनफोर्स है, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है। सिंगली रेनफोर्स का डिजाइन करना है, और कौन सा सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है आपका। यहाँ पर सेक्शन जो है अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। क्या बोले, एमयू लिमिट है तो बेंडिंग मोमेंट आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है, यहाँ पर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको एक्सयू लिमिट कैलकुलेट करना होगा। एक्सयू लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या आपको बताए थे, फॉर्मूला बताया आपको क्या, तो एमयू लिमिट बराबर होता है मेरा 0.136 FCK, 0.36 FCK बी इंटू में XU डी माइनस 0.42 XU। यह फार्मूला होता है आपको एमयू लिमिट निकालने के लिए। तो एमयू लिमिट निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एमयू लिमिट आपको आया है 710, तो 710 लिख दिए, 710.01 एमएम में लाना है। तो एमएम में लाने के लिए 10 के पावर 6 हो जाएगा। 0.36 FCK आपका 30 है, बी आपका 350 है, XU को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर लेंगे। डी आपका 700 है, या 0.42 XU आता है। इस तरह से आपका आता है तो आने दो, और तुम क्या करो, बनाते चलो। उस तरह से हम क्या करेंगे, देखिए इसको अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये तो 750 मतलब 710.01 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा। ये बचेगा 0.36, ये हो गया 30। टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल का वैल्यू कितना रहता है, 0.36 गुने 30 गुने 350, 0.36 गुने 30 गुने 350। टोटल जो वैल्यू देता है वह 3780 देता है, इंटू में XU हो जाएगा। उसके बाद 700 माइनस 0.42 XU हो जाएगा। उसके बाद अगर हम करते हैं यहाँ पर तो 710.01 गुने 10 के पावर 6 होता है। अगर इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3780 से 700 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है मेरा 264,6,000 XU आता है। उस तरह से अगर करते हैं हम 3780 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.42 को, तो देता है क्या,
देता है 1587.6 एक्स³ का होल स्क्वायर देता है। एक्स³ का होल स्क्वायर देता है तो इस एक करे हम करते हैं, इस करे करने से अगर हम करते हैं 1587.6 एक्स³ का होल स्क्वायर प्लस से माइनस हो जाएगा, साइन कन्वर्जन कर रहे हैं तो 264,6,000 एक्स³ हो जाएगा। इधर ला देंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस नहीं चलते प्लस हो जाएगा तो 710.01 10⁻⁶ होगा। इस तरह से जो आपका एक्स³ आएगा कुछ इस तरह से आएगा। आपका एक्स³ में रख लीजिएगा, एक्स³ जो आपका आएगा 99 यानी 99.15 mm आएगा। आपका एक्स³ इस तरह से आएगा 99 यानी 99.15 एक्स³ आएगा एम। स्टेप नंबर 3 में ही चल रहे हैं। अब स्टेप नंबर 3 में इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, AST हमको कैलकुलेट करना होगा जो कि लास्ट स्टेप चल रहा है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम उसको रिचेक करेंगे, मतलब उसको रिचेक करेंगे कि मेरा सही है कैलकुलेशन कि नहीं। तो स्टेप नंबर 3 हम क्या करेंगे, अब AST को कैलकुलेट करेंगे। तो AST कैलकुलेट करेंगे कंप्रेशन इक्वल टेंशन, तो कंप्रेशन का जगह फॉर्मूला बताएं 0.36 FCK होता है B इंटू में एक्स, उसके बाद आपका T माइनस 0.42 एक्स होता है। उसके बाद AST की जगह 0.87 FY AST इंटू में D माइनस 0.42 एक्स होता है। यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला से क्या होगा, 0.8 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ए से 1 कैंसिल होने की वजह से क्या होगा बताइए आप लोग। ए से 1 कैंसिल हो जाने की वजह से आपका जो AST के जगह मान देगा वह देगा क्या, 0.36 FCK B इंटू में एक्स अपॉन में 0.87 FY। देखिए फॉर्मूला मान रखते हैं 0.36 FCK आपका 30 है, B आपका 350, एक्स जो है 99 मान लीजिए 1 आया था, क्या आया था 99 पॉइंट कुछ समथिंग में आया था, 15 आया था, 99.15 आता है। तो उसका 0.87 FY आपका 415 है। इस तरह से जो आपका AST का वैल्यू देता है वह AST का वैल्यू इस तरह आता है कि 1038.05 mm² आता है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपको AST जो आ गया वो 1038.05 mm² आ गया। अब इस तरह से अब स्टेप नंबर 4 में चलते हैं। स्टेप नंबर 4 में चलने से क्या होता है, चलने से कुछ भी नहीं होता। स्टेप नंबर 4 चलते हैं, उसके बाद हमको यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब द एंड हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में क्या कहता है, स्टेप नंबर 4 में कहता है कि आपको चेक करना है, स्टेप नंबर 4 में चेक कराता है। क्या फॉर्मूला है, AST मिनिमम अपॉन में B इंटू में D बराबर 0.87 FY। यही फार्मूला है। इस फार्मूला से अगर हम देखें तो मेरा जो AST मिनिमम के जगह फार्मूला निकलता है वह कुछ इस तरह से निकलता है 0.87 BD अपॉन में FY, 0.87 FY अपॉन में FY। यह फार्मूला निकल जाता है। कैसे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर तो AST मिनिमम आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो FY आता है, बराबर में होता है 0.87। उसके बाद BD हमको लाना है AST मिनिमम को, तो AST मिनिमम राइट साइड में हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में 0.87 BD हो जाएगा, उसके बाद FY आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आ गया। अब इस तरह से आ गया तो अब मान से पुट कर दीजिए और वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। आपका AST रिक्वायर्ड मतलब AST जो इतना आया था प्रोवाइड कर रहे हैं इतना, लेकिन मिनिमम का चेक कर रहे हैं तो 0.87 हो जाएगा। B आपका 350 हो जाएगा, D फैक्ट्री 700 है, FY जो है 415 है। ये आ रहा है आपका AST मिनिमम के जगह। तो इस तरह से आपका जो AST मिनिमम आ जाएगा वह यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो देखिए 0.87 350 700 अपॉन में 415। आपका AST मिनिमम 513.61 आता है, 513.61 mm आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको आपका AST मिनिमम इतना आया है और AST जो प्रोवाइड कर रहे थे वो कुछ इस तरह से 1038.05 mm प्रोवाइड कर रहे थे स्क्वायर। यहाँ मतलब आराम से पढ़ेंगे
देखिए जो आपका AST है, इस जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसमें हम AST मिनिमम दे सकते हैं 513.61। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए AST मिनिमम दे सकते हैं 513.61। ये मतलब दिमाग में सही है कि रेक्टेंगुलर के लिए सभी का AST मान से वन है। यहाँ पर देखिए बी और डेप्थ और एफ वाई डिफर करेगा, तो इसलिए आपका जो ये सेक्शन है रेक्टेंगुलर है उसमें AST मिनिमम देना था हमको 513 मिनिमम देना था, हमने दे दिया 1038, तो सेफ हो गया। तो इसलिए जो यहाँ पर आता है AST मिनिमम जो है वह लेस देन है AST से। AST से क्या है, तो यह लेस देन है, तो दैट इज सेक्शन मेरा ओके है, यानी जो हम प्रोवाइड किए हैं AST मिनिमम वह सही है। तो यही हमको क्वेश्चन था, डिजाइनिंग इसी का करना था, AST निकालना था, जो कि निकल गया। यानी कि 4 स्टेप में आपका डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाता है। तब जब आपको सेक्शन का साइज दिया रहेगा AST कैलकुलेट करना है। अब दूसरा केस आता है कि AST भी कैलकुलेट करना है आपको, सेक्शन के साइज भी कैलकुलेट करना है, दोनों ही कैलकुलेट करना है। तो उस केसेस में क्या करेंगे, उस केसेस के लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, लास्ट वाचिंग वीडियो पूरा का पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिजाइनिंग के। और उसके बाद आपका LSM सिंगली का खत्म हो जाएगा, उसका डबली चलेगा, उसका शेयर चलेंगे, उसके बाद आपका यूनिट खत्म हो जाएगा।